जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूं। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानता हूं। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं। यज्ञ के इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानता हूं। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं। रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानता हूं। मैं नया इंसान हूं, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। मैं नया इंसान हूं, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूंगा। नमस्कार, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाथ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं प्रवीण शेखर जी। प्रवीण शेखर जी जो एक थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, शोधकर्ता हैं। इन्हें रंगकर्म के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं और सच कहूं तो आज के दौर के एक सच्चे और खरे रंगकर्मी हैं। तो स्वागत करते हैं प्रवीण शेखर जी का। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार विधांशु जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के मंच पर अपनी बात रख सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जी। जैसा कि मैं अमूमन हर किसी अतिथि से यही सवाल करता हूं प्रारंभिक चरण में कि ये नाटक, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग विधा है, मतलब बहुतायत इससे लोग अनभिज्ञ भी हैं और नाटक नौटंकी का हवाला दे के आज भी उस तरह की बातें करते हैं। तो ये नाटक, ये रंगमंच आपके जीवन में आया कैसे? ठीक इसका मुझे अंदाजा नहीं है कि रंगमंच यानी कोई तारीख अगर मुझे बतानी हो तो शायद मैं ना बता पाऊँ, या कोई उम्र बतानी हो तो भी मैं ना बता पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच कब मेरे जीवन में आया या कब मैं अनायास या सायास रंगमंच पर जा पहुंचा, लेकिन मुझे दृश्यों की भाषा, जो विजुअल लैंग्वेज है, ये मुझे पता था कि मुझे ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादा अपील करती है, ज्यादा इंप्रेशन छोड़ती है, ज्यादा मन के गहरे उतरती है। क्योंकि जब मैं कुछ देखता था, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो कोई मूविंग इमेजेस हो या स्टिल इमेजेस हो, वो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन मुझे याद है कि पहला एक वजनदार इंप्रेशन मुझे रंगमंच का तब पड़ा जब मैं अपने पिता के साथ इलाहाबाद घूमने आया था, प्रतापगढ़ के अपने गांव से, और उन्होंने अपने ऑफिस के फंक्शन में हो रहे एक नाटक को दिखाया था। मुझे ये भी इतना याद है कि कुछ दृश्य याद है, कुछ अभिनेताओं की देह भाषा याद है कि वो कोई संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतरण था। और उस नाटक की जो छवियां हैं, जो दृश्य है, वो मेरे मन पर बहुत गहरे अंकित हो गए थे। मैं अपने आप को वहां पर देख रहा था मंच पर, और यही शायद वो पहला बीजारोपण था या कोई पहले की इंस्टिंक्ट थी जिसे उस दृश्य ने, उस नाटक ने हवा दी हो या आग दी हो। और हो सकता है कि यही सब कारण रहे हों। बाद में जब नाटक, थिएटर, रंगमंच, ड्रामा आदि शब्दों से परिचय हुआ तो खुद ब खुद पैर उस तरफ भाग कर गए या दौड़ कर गए। लेकिन अगर एक कुछ साल याद करना हो तो ये 88-89 का साल रहा होगा, जब इलाहाबाद के प्रयागराज के एक अखबार में पढ़कर विज्ञापन कि फला जगह रिहर्सल होती है
मैं रिहर्सल देखने गया और खिड़की से झांक कर लौट आया था। ये मन में डर था कि पता नहीं इस जगह के लिए मैं ठीक हूं या नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे एक संस्था से जुड़ा हुआ, और वो संस्था एक नई संस्था थी, युवा रंगकर्मी थे और वो रामू वर्मा थे। उनके साथ मैंने पहला नाटक किया सैया भेद कोतवाल, और उसकी 2-3 प्रस्तुतियां यहाँ इस शहर में हुई। उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स में जाना हुआ और यूनिवर्सिटी में अलग अलग टीम के साथ जुड़ के यूथ फेस्टिवल्स में, शहर में, शहर के बाहर, अलग अलग मंचों पर। और फिर लगा कि शायद रंगमंच और पढ़ाई के साथ जो करियर बनता है, यानी नौकरी आदि का, वो सिलसिला एक साथ चलता रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी पता चल गया कि दोनों एक साथ नहीं निभ सकता। फिर जी जी। उस दिशा में आवाजाही कम हो गई, जो रास्ता किसी करियर या एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है। और नाटक की ओर जो चले कदम थे और मजबूत होते गए, ज्यादा सशक्त होते गए, ज्यादा तेज होते गए। और अब तो मुझे लगता है कि इसी के साथ जीना है, इसी के साथ रहना है। तो नहीं, अगर कहें, अगर श्रेय दें तो मैं पिताजी को श्रेय दूं कि मतलब पहला कदम बतौर दर्शक ही सही, उन्होंने उंगली पकड़ के आपको मतलब एक तरह से दर्शक तो बनाया नाटक का, तो श्रेय तो बिल्कुल, उनका ही प्रारंभिक देना पड़ेगा ना। बहुत सारी बातों के लिए उनका श्रेय है और बहुत सारी बातों के लिए मेरे घर वालों का श्रेय है कि अपने मन में नाटक को कोई खास तवज्जो या पसंद ना होने के बावजूद उन्होंने हमेशा मेरी इच्छाओं का सम्मान किया, मेरे इच्छाओं को प्यार किया और अपने ढंग से जीवन जीने दिया, कोई दबाव नहीं रखा। और ये हम जैसे, जिस तरह के हम लोग जिस परिवार से आते हैं और जहां से आते हैं, और जिस तरह का सामाजिक दबाव उन पर होता है, आर्थिक दबाव होता है, या जिस तरह की जवाबदेही उनकी समाज में होती है, ऐसे में ये बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया था। और पिता ने ही मुझे नाटक दिखाया, लेकिन उन्हें भी शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिसे दर्शक के रूप में जहां पर ले जा रहे हैं वो वही का हो जाएगा। जी 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 जी। प्रवीण जी, आप क्योंकि इतने सालों की एक रंग यात्रा है आपकी, आप एक संस्था भी चलाते हैं, तो आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी नाट्य संस्था को चला पाना कितना आसान है या कितना दुष्कर है? एक संस्था चलाना और उसके, जिसे कहते हैं कि उसकी ड्राइविंग फोर्स पर बैठना और उसे लीड करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। न सिर्फ संस्था चलाना बल्कि हिंदी में नाटक करके, हिंदी भाषी प्रदेशों में नाटक करके जीवन जीना एक अपने आप में एक मिशन है, अपने आप में एक कठिन काम है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं, वाकई उनके साहस को, उनके साहस के प्रति बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। संस्था चलाना तो दूर, एक क्योंकि हिंदी रंगमंच का अपना कोई आर्थिक आधार नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, ना ही उस तरह से कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना ही समाज उसे संरक्षण देता है। अब की बात थोड़ी बदली है और लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, लेकिन हिंदी रंगमंच के प्रैक्टिशनर को कोई खास सम्मान की दृष्टि से देखा भी नहीं जाया करता था या है। क्योंकि मैं अपने गांव की बात कहूँ, मेरा गांव ऐसा रहा है कि तमाम वजहों से, बहुत सकारात्मक वजहों से बहुत चर्चा में रहता रहा है हमेशा ही। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने उस गांव पर स्टोरी छापी है, प्रतापगढ़ का बहुचरा गांव। उसकी वजह यह है कि
वहाँ के लोग पढ़ लिख कर बहुत अच्छा अपना करियर बनाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तमाम नौकरियों में जाते हैं। मेरे गांव में सफलता का मानदंड ये रहा है कि अगर आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या पीसीएस बन गए, या किसी सरकारी नौकरी में आ गए, मुझे पक्का भरोसा है कि आज भी ऐसा होगा कि अगर आपको सिनेमा का ऑस्कर मिल जाए, या नेशनल अवार्ड मिल जाए, या थिएटर में काम करने के लिए सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिल जाए, या स्टेट अकेडमी अवार्ड मिल जाए, या नेशनल अवार्ड मिल जाए, जैसा कि मुझे बाद में नेशनल अवार्ड और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक सम्मान मिला, वो उनके लिए, वहां के लोगों के लिए कोई खास अर्थ की बात नहीं है, खास मतलब की बात नहीं है। और कमोबेश ये पूरे हिंदी प्रदेश की यही स्थिति। ऐसे में नाटक कर पाना, एक संस्था चलाना, संस्था हम बना तो लेते हैं, लेकिन एक जो कलाकारों के लिए एक सुरक्षा की बात होती है, हम उन्हें एक बेसिक जो जरूरतें होती, थोड़ा भी उनके लिए आर्थिक आधार कहाँ से पैदा करेंगे, या जो भी होता है वो बहुत तात्कालिक होता है, वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। ऐसे में जो सपने हैं इसी बात से घायल हो जाते हैं कि मेरा या मेरे बाद जो मुझ पर निर्भर कलाकार हैं उनका क्या होगा, उनकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी। वो एक ग्रुप से जुड़कर, एक समूह से जुड़कर काम तो कर रहे हैं, या मेरी अनुपस्थिति में, मेरे ना रहने पर वो कैसे काम करेंगे, या उनमें कौन ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कि अलग अलग साधनों से कैसे एक धन जुटाएगा जिससे लोग नाटक कर सके या संस्था चलती रह सके। तो ये आपने एक सवाल जरूर पूछा है, लेकिन ये पीड़ा भी है, तकलीफ भी है, और मुझे लगता है कि कुछ कम या कुछ ज्यादा या बहुत ज्यादा हम जैसे जो थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, जो हिंदी प्रदेशों में काम कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार में काम कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश में, सबकी स्थिति ऐसे ही होगी। बिल्कुल सही बात आपने की कि नाट्य संस्था को चलाने के पीछे एक दर्द भी है, एक पीड़ा भी है, और बहुतायत ये भी देखा गया है कि संस्थाएं एक व्यक्ति विशेष की संस्था बन के इसलिए रह जाती कि उनके बाद उस संस्था का कोई वो वर्चस्व रह नहीं जाता, वो चाहे बड़े बड़े नामधारी लोग भी रहे हों, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके रहते रहते तो जो भी गतिविधि रही संस्था की वो चलती रही, लेकिन उनके जाने के बाद उस संस्था का एक तरह से विलय हो गया, या इस तरह से वो कहीं विलुप्त हो गए। तो ये है, और कितना दुष्कर है वो आप लोग, लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं कि कठिन विषमताओं में भी आप लोग संस्था चला रहे हैं, इतना अलग जगाए हुए हैं, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, नए नए कलाकार पैदा कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम जैसे लोगों की और हम जैसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऊर्जा इसी में खप जाती है। जितना समय और रचनात्मक मेधा थिएटर में या साहित्य में या कला के अलग अलग अनुशासनों में देना चाहिए, उतना हम ना देकर हम एक संस्था को जिंदा रखने या उसमें सांस भरने में लगा देते हैं, तो ये भी एक उस पर भी असर आता है। साहित्य और रंगमंच दोनों के मानदंड या प्रतिमान एक जैसे हैं क्या? नाटक को लोग तो, कुछ लोग तो साहित्य का भी दर्जा नहीं देते, आप क्या कहेंगे? इस सवाल जो आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि नाटक को कुछ लोग साहित्य का भी दर्जा नहीं देते। मुझे लगता है कि ऐसे लोग, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो लोग साहित्य को हेय कर्म या रंगमंच को या नाट्य लेखन को हेय कर्म या दोयम दर्जे का या कम महत्व का समझते हैं, उन्हें शायद अपनी परंपराओं का और दुनिया की कला परंपराओं का, साहित्य की परंपराओं का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। उतनी समझ होती
तो वो शायद ऐसा ना कह पाते या नहीं सोच पाते। भारत में ही अगर आप देखें, मराठी भाषा में, बांग्ला भाषा में, कन्नड़ में, असमिया में, तमिल में, तेलुगु में जितने नाटककार हुए, सबको बहुत सम्मान और एक ऊंचे दर्जे पर देखा जाता है। या दुनिया में किसी भी नाटककार को देख लीजिए या रंग निर्देशक को देख लीजिए। आपने जो सवाल किया है ये ज्यादा बहुत हद तक लागू होता है हिंदी में या हिंदी क्षेत्रों के आसपास के लोगों पर। मुझे लगता है कि जब नाट्यशास्त्र में ही साफ कहा गया कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, नाट्यशास्त्र में इतना महत्व दिया गया, भारतीय जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसमें नाटक को कितना महत्व दिया गया, ये कोई कहने की बात नहीं। इतना भारतीय वांग्मय, भारतीय ज्ञान परंपरा के इतने सारे संदर्भ, इतने बड़े बड़े, इतने क्लासिक उदाहरण मौजूद हैं। अब आधुनिक युग से लेकर पीछे कितनी भी लंबी यात्रा कर लीजिए, कालिदास, भवभूति, भास, सबके कर्म पर, सबके रचनात्मक अवदान पर, उनकी सामाजिक साहित्यिक प्रतिष्ठा पर और साहित्य की विधा ना कह पाना या ना मानना, मुझे लगता है कि ये उनकी सीमा हो सकती है। ये रंगमंच, नाटक, नाट्य लेखन, नाट्याभ्यास, इसकी अपनी सीमा नहीं है, ये उनकी मानसिक सीमा हो सकती है। और ये दुनिया के किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा की परंपरा में ऐसा नहीं सोचा जाता और ना ही कभी अनुभव किया गया है कि इस बात को तो मैं कतई मानने से तैयार नहीं हूं कि अपनी अपील में, अपने असर में जो इतने सारे कला माध्यमों को एक साथ लेके चलता है और सारी खूबियों को अपने साथ शामिल करता है। मैं बार बार अपने जब कहीं अपने युवा साथियों से संवाद करता हूँ या कहीं तो एक जिक्र करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मनुष्य में दो इच्छाएं कभी नहीं मरती। एक तो जीवंत संवाद कायम करने की इच्छा और अपना विस्तार करने की इच्छा। ये दो इच्छाओं की पूर्ति या इन दो डिजायर्स, इन्हें फुलफिल करने का रास्ता आप सोच के देख लीजिए, कोई और विधा, कोई और आर्ट डिसिप्लिन नहीं उपलब्ध कराता। जो एक आधुनिक मनुष्य, जो मॉडर्न मैन की अवधारणा है या मॉडर्न मैन बनने की जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, ये नाटक, थिएटर, रंगमंच, ड्रामा ही उपलब्ध कराता है। इतना सुव्यवस्थित, इतने ऑर्गेनाइज्ड, इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई कला माध्यम, आप देखें कौन सा कला माध्यम ऐसा है जो किसी से जीवन संवाद करने की में सक्षम हो, समर्थ हो। किस कला माध्यम में कौन अपना विस्तार देख सकता है इतने सुस्पष्ट तरीके से? तो इसका जवाब ऐसा आरोप लगाने वाले नहीं देते। वो ये नहीं सुझाते कि जितने मजबूत तरीके से एक आधुनिक चेतना का मनुष्य बनने के लिए रंगमंच जो जो रिसोर्सेज हमें देता है, हमें उपलब्ध कराता है, क्या और माध्यम इस तरह के देते हैं जिस सामूहिकता, जिस कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन की बात हम करते हैं कि दुनिया जिस बात के लिए आज तरस रही है, अपने अपने अकेलेपन को लेकर, अपनी तन्हाई को लेकर, अपने आइसोलेशन को लेकर, ऐसे में सबसे जीवंत और जागृत ढंग से जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, आप रंगमंच में देख सकते हैं, किसी रिहर्सल में देख सकते हैं, किसी नाट्यशाला में देख सकते हैं। और हाँ, मुझे हो सकता है ये कहने में
मैं बायस्ड लग रहा हूँ कि मैं नाटक, रंगमंच, थिएटर से जुड़ी या इसके आसपास की गतिविधियों को ज्यादा मजबूत ढंग से इसकी वकालत करता हूँ, कर रहा हूँ, और सवाल भी पूछ रहा हूँ। क्या इन सब सवालों का उत्तर कोई और माध्यम दे सकता है, दे रहा है? कोई मुझे बताए या समझाए, या कोई मुझे करेक्ट भी कर दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आपने सही ढंग से व्याख्यायित किया। वो शायद लोगों की नासमझी है, या वो इस कला क्षेत्र रंगमंच के निश्चित उस विविधताओं को, उसके प्रदर्शन की विविधता और उसकी संभावनाओं को नहीं जानते, इसके व्याकरण को नहीं जानते, या जो भी, मतलब, लेकिन ये अक्सर इस तरह की शिकायत सामने आती रही है, और उसी प्रतिमान पे ले जाके इसको आधा अधूरा ठहराया भी गया। लेकिन जिस तरह से आपने व्याख्यायित किया, वाकई इससे बेहतर तो कोई माध्यम है ही नहीं। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से और देवांशु जी, देखें आप, हर समय, हर देश काल में हर कला का प्रतिमान अलग अलग होगा। एक पैरामीटर से, एक कैनन से कोई निश्चित नहीं है कि हम उसी कैनन से, उसी प्रतिमान से सारी कला माध्यमों को या एक परखें, या उसमें नापने, या उसमें फ्रेम में कसने की कोशिश करें। और ये प्रतिमान देश, काल, समय, समाज की संवेदना, समाज की संवेदनशीलता के हिसाब से बदलते रहते हैं। कोई एक निश्चित, अगर कोई एक प्रतिमान है तो ये है कि एक बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज रचने की कोशिश, और मनुष्य के सपनों को बनाने और पूरा करने की जिद या संकल्प, ये दो प्रतिमान यूनिवर्सल है। बाकी अगर कोई प्रतिमान कोई तय करता है तो ये अलग अलग टाइम स्पेस में अलग अलग मेहनत होंगे, और अलग लेकिन अलग कला माध्यमों के लिए अलग अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बेहतर समाज और एक बेहतर मनुष्य बनाने का जो प्रतिमान है, वो तो मतलब मूल रूप है ही है, उससे अलहदा कहाँ कोई जाता है। और प्रवीण जी, हर शहर का अपना एक अतीत होता है, एक इतिहास होता है। आपका शहर प्रयागराज, इलाहाबाद, आपकी इस रंग कर्म में कितना सहायक है? कितना नंबर देंगे आप उसको? निश्चित रूप से एक परिवेश का, चाहे वो शहर का हो, चाहे किसी के साथ किसी कस्बे का हो, गांव का हो, वो बहुत, उसकी अपनी एक भूमिका होती है। और एक, कैसे कहते हैं कि क्रिएटिव माइंड बनने या इंजर्ड माइंड बनने, दोनों में उसके परिवेश का अपना महत्व या अपना योगदान होता है। इलाहाबाद या अब प्रयागराज में होना, या यहाँ होने का महत्व तब मालूम चलता है कि जब आप इस शहर को छोड़कर कहीं और होते हैं। संयोग से मैंने जिस इलाहाबाद या जिस प्रयागराज को देखा है, जिया है, महसूस किया है, वो एक तरह का हम सबके सामने क्रिएटिव चैलेंज पेश करता रहा है। और ऐसे में दिमाग की सारी फैकल्टीज खुलती रही हैं। यही रह के मैंने दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से और देश के, दुनिया के बहुत सारे अच्छे, जिसे कहते हैं कि माइंड्स, मस्तिष्क से यही मुलाकात हुई, उनके बारे में जाना। इसी शहर में, ये अलग बात है कि उनसे मेरे अलग ढंग के रिश्ते बने, और ये उन लोगों का बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे स्नेह दिया, मान दिया, आशीष दिया, प्यार दिया। लेकिन इसी शहर में रह के ये सारी चीजें, ये सारा जो कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल इंसाइट मुझे यही मिली एक तरह से, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बाद में हर शहर में, हर परिवेश में उसके मूल्य, उसकी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। अब ठीक ठीक यही बात जो मैं प्रयागराज
या इलाहाबाद के लिए 10 साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले, 30 साल पहले के लिए मैं कह सकता था, आज मैं नहीं कह सकता। यहाँ भी मूल्यों का, संबंधों का और सृजनात्मक कोशिशों का इन सब में बदलाव आया है। तो मैंने इसका अपने जीवन के लिए एक अलग रास्ता सोचा कि मैं अक्सर अपने काम के सिलसिले में, नाटक के सिलसिले में मुझे बाहर रहना पड़ता है और बाहर की दुनिया की ओर आंख और दिमाग रखने की चेष्टा करता हूँ, लगातार कोशिश करता हूँ। एक बात ऐसे कहना चाहिए कि आई लिव इन इलाहाबाद और प्रयागराज, बट आई डोंट लिव इन फॉर इन माई माइंड। तो दिमागी रूप से मेरी यात्राएं होती रहती है, बाहर का आना जाना चलता रहता है। और जिस तरह के लोग थे अब वो कम होते जा रहे हैं या नहीं है, और छोटी मोटी से कहते हैं कि बहुत घातक किस्म की जो चारुता होती है, वो लेथल एलिगेंस, वो दिखता है लोगों पे, वो ज्यादा आगे आता जा रहा है। तो हर पूरे परिवेश में ये बदलाव आया है, हमारे यहाँ भी आया है। हम ज्यादा उस नगर को हम बहुत महसूस करते रहे हैं, उसी अनुपात में हमारी पीड़ा भी अधिक है। एक शहर का, एक परिवेश का किसी के बनने में, बिगड़ने में पूरा योगदान होता है किसी भी शहर का, क्योंकि वही शहर आपको सपने देखने या बुनने का रास्ता भी देता है। और अगर वो किसी किस्म की चुनौती पेश करता है तो भी एक तरह से आपके लिए, भविष्य के लिए बेहतर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि शहर चुनौती देता है, लेकिन हम शहर में ही वहीं के वातावरण, वहीं की सूझ समझ से ही अपने को आक्रांत नहीं कर सकते, हमें बाहर नजर रखनी पड़ेगी। और जैसे कहते हैं ना, कूपमंडूक बन के तो नहीं रह सकते, या वहाँ स्थानीय उसमें जो भी जिस तरह का भी दिमागी गठबंधन चल रहा है उसी में ही हम अपने को मुब्तला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जिंदा रहना और हमें कुछ नया करना है। तो इसलिए हमें आंख उठाकर बाहर तो देखना ही होगा। और आप बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी जिस तरह की रंग यात्रा चल रही है, मैं लगातार आप पे नजर रखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इस तरह का एक तादाद में बाहर के लोगों से भी रख रहे हैं, जो एक मतलब प्रतिष्ठा की बात है, सराहना की बात है। तो आप बतौर निर्देशक, जैसे नाटकों में शब्द होते हैं, संवाद होते हैं, अब आप उनके बिंब ढूंढने में जो तब अदृश्य है उसको ढूंढने में किस तरह की कवायद करते हैं? क्योंकि एक निर्देशक का सही आकलन तो यही होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि जब भी आप कुछ भी सोचते हैं तो ये मानवीय स्वभाव है कि सबसे पहले दिमाग में या मस्तिष्क में उसकी इमेजेस आती है, उसका रूप आकार आता है। उनको व्यक्त करने के लिए, उनको कहने के लिए हम भाषा का या शब्दों का, टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। और नाटक में जब भी हम कोई संवाद, लिखा हुआ कुछ या लिखे हुए के बीच का कुछ हम पढ़ रहे होते हैं या अनुभव कर रहे होते हैं, तो उसकी एक छवि मस्तिष्क में बननी शुरू हो जाती है, बनती है। और उसी छवि को मंच के व्याकरण में मंच पर आकार देने की चुनौती मुख्यतः होती है। मुझे इसमें जो ज्यादा कारगर हथियार मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ वो ये कि विभिन्न माध्यमों से मैं अपने आप को लगातार एक्सपोज करने की कोशिश करता रहता हूँ, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, फोटोग्राफी का हो, या मूर्ति कला का हो, या सिनेमा का।
या साहित्य में कविता का, कहानी का, उपन्यास का, संस्मरण का या विचारों का, जब इन सारे माध्यमों के लिए अपनी दिमाग की खिड़की हम खुली रखते हैं तो एक दृश्य बनने में या बहुत आसानी होती है। मान लीजिए कोई मुझे एक दृश्य के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि जिसे मैं मंच पे ले जा सकूं, तो हो सकता है कभी कोई देखी हुई पेंटिंग मेरी मदद करती या किसी कविता को पढ़ते हुए बना गया बिंब मेरे मन में पहुंच जाए, या जो तमाम तरह की जो प्रेरणाएं होती हैं, कोई एक प्रेरणा एक रचनात्मक जीवन के लिए काफी नहीं होती है। विभिन्न प्रेरणाएं, जैसे अलग अलग प्रेरणाओं से हम किसी भी जगह जाते हैं, चाहे वो कला प्रदर्शनी हो, चाहे वो कविता पाठ हो या कहानी पाठ हो, सिनेमा हो या किसी मूर्ति कला को देखने की, यहाँ तक कि अगर हम साहित्य की कोई कृति पढ़ते भी हैं तो अलग अलग मन में उसके लिए इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन होता है। ये सब चीजें एक साथ मिलके एक दिमाग को तैयार करती है एक विजुअल बनाने में, और शायद यही सब चीजें एक कवि को तैयार करती हैं शब्द देने में। जो अगर मैं इसे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहूं तो मैं चीजों को ट्रांसफॉर्म करता हूं या ट्रांसलेट करता हूं मंच की भाषा पर, मंच पर। और ये ट्रांसलेशन कहीं से भी हो सकता है, किसी कविता का हो सकता है, किसी कहानी का हो सकता है, किसी उपन्यास का, या किसी मूर्ति कला, फोटोग्राफी, संगीत या तमाम माध्यमों को देखिए हुए से। तो वो ये तो परिकल्पना या इमेजिनेशन यहाँ पे वर्क करती है, और उसको मंच पर कैसे किया जाए और कैसे रचा जाए, कैसे गढ़ा जाए, यहाँ पर जो थिएटर का अभ्यास है, जो ग्रामर है, ये काम में आता है। बहुत तो अच्छी बात की। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विभिन्न कला माध्यम है, जो हम कहते हैं कि इंटररिलेशन ऑफ आर्ट्स, जो हम कला के अंतर संबंधों की बात तो करते हैं, अगर हम कला के अंतर संबंधों को बेहतर ढंग से जीना शुरू कर दें और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको जी ही रहे हैं, तभी ऐसा कर पाते हैं। तभी उनकी परिकल्पना उनके माध्यम में निकल कर आती है। क्योंकि हम अचानक से कोई नाटक में कोई यूरेका मोमेंट नहीं होता कि अचानक कोई दृश्य कौन था और हम उसे बना दिए। उसके पीछे भी अगर अचानक एक टाइम हो सकता है दिमाग में आने का, लेकिन उसके पीछे भी कई प्रेरणाएं काम करती हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कहा भी जाता है कि मतलब रंगमंच में, नाटक में, कि सर्व ज्ञान संपन्नम सर्व शिल्प प्रदर्शकम, तो सारे क्राफ्ट हैं, स्रोत आपके कहीं से भी आ सकते हैं और आप उसको एक दृश्य रूप दे सकते हैं। लेकिन किसी नाट्य कृति को दृश्य रूप देना, किसी भाषा, किसी शब्द, किसी संवाद के अदृश्य को दृश्य रूप देना, दृश्यता तो समझ में आती है, लेकिन जो भव्यता है, जिसकी आजकल कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही है, वो तकनीक का माध्यम बढ़ जाने से या जो भी है, उसमें न कथ्य पता चल रहा है, न विचार पता चल रहा है, न चरित्र पता चल रहे हैं, भव्यता बहुत हावी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिसे आप भव्यता कह रहे हैं, उसे मैं डिजाइन का अतिरेक या अतिशय डिजाइन कहना चाहूंगा। या आजकल एक दो चला है कि एक पोस्ट मॉडर्न थिएटर है। मेरा आप कह सकते हैं कि ये अलग ख्याल का व्यक्ति हूं मैं, लेकिन जो चीज होती है कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस या एक सौंदर्य की अनुभूति की या एक आत्मिक संतोष की, या आप कहीं किसी चीज से रिलेट करते हैं, या अंततः हम
मन में क्या लेके जाते हैं। किसी नाट्य अनुभव के बाद हम क्या लेके जा रहे हैं, घर क्या लेके आ रहे हैं, हम रास्ते में क्या कैरी करते हैं, क्या हमारे मन में रह गया है, क्या हमारे मस्तिष्क में टंग गया है। बात इसकी है। तात्कालिक चकाचौंध या किसी भी तरीके से एक चौंकाने वाली बात या चौंकाने के लिए भव्यता हो सकता है कि आपको उस समय तो प्रभावित कर दे, लेकिन आप हम बात क्या कहने गए ये महत्वपूर्ण है। हमें 2 घंटे के बाद, सवा घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद हमें कौन सा नाट्य अनुभव मिल रहा है या कौन सा हमें एस्थेटिक्स के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, क्या उसके लेयर्स मिल रहे हैं। बात यहाँ पर है। देखिए, कई बातें आती हैं कि कई लोगों ने कहा कि कंटेंट खत्म हो रहा है या कविता खत्म हो गई, साहित्य मर रहा है। इस तरह के फतवे आते रहते हैं, आते रहेंगे। और ये थिएटर की अपनी खूबी है कि तरह तरह के विचार, तरह तरह की शैलियां रंगमंच में आती रहती हैं, आती रहेंगी, आती रहनी चाहिए। लेकिन अंततः बचेगा कथ्य, कंटेंट, जिसे कहने के लिए सारे उपाय, सारी युक्तियां अपनाई जाती हैं। और वो हो सकता है कि वो कुछ हो, वो एक विजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन एक कैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि जब कला माध्यम का एक जो उद्देश्य होता है कि एक बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज या बेहतरीन इंसान या बेहतरीन परिवेश का निर्माण और हमारे सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने की जिद, उन्हें उनका संकल्प, हमारा संघर्ष, हमारे आपके सपनों की बात ही तो रंगमंच है। आखिरी जो प्रतिमान या कैनन बनेगा वो इन्हीं को लेकर बनेगा। और आप देख लीजिए पिछले 15-20 वर्षों में जिन प्रस्तुतियों में इस तरह की भव्यता आरोपित की गई है वो कहाँ है, किन नाटकों को हम आप याद करते हैं, अब किन वजहों से याद करते हैं। तो इसका तो जवाब बहुत स्पष्ट है कि अंधता रह जाएगा, मतलब कथ्य ही, कविता ही बचेगी। चाहे वो कविता मंच पे हो, चाहे कविता कहानी के अंदर की कविता हो, चाहे विचारों की कविता हो, चाहे कविता के अंदर कविता हो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बचेगा तो कथ्य, बचेगी तो कविता है। बहुत अच्छी बात है। आप कसौटी किसी नाट्य मंचन या किसी नाट्य प्रस्तुति की या किसी नाट्य प्रयोग की सार्थकता को दर्शक की सराहना या रंगमंची व्याकरण पर खरा उतरना या किसी आलोचक की वाहवाही, किससे कसौटी मानते हैं? क्योंकि देखिए इसमें कई लोग ये कहते हैं हमें नीकी लगी सो करी हमने, किसी को किसी आलोचक की वाहवाही मिल गई तो उसी को सार्थक मान लेता है। क्या कहेंगे आप? ये है इस दौर की ये भी एक नई कहानी है कि अपने आप को बहलाने या किसी गलत फहमी या खुशफहमी में रहने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन 2 चीजें होती हैं कि एक हर अच्छी चीज पॉपुलर नहीं होती और हर पॉपुलर चीज अच्छी नहीं होती। अगर इस बात का विवेक है, अगर हम अपने आप को जवाब दे सकें, आलोचक समालोचक को मैं सबसे बाद में लाऊंगा। पहले मैंने जिस दर्शक के लिए और जिस सचेत दर्शक के लिए, मैं उन दर्शकों की बात कर रहा हूं कि जो जिनके पास अपनी एक बौद्धिक मानसिक तैयारी है,
जब तैयारी में कह रहा हूँ, इसका आशय कतई नहीं है कि उन्हें नाटक देखने के पहले थिएटर एप्रिसिएशन का कोर्स वो करके आए हों। एक सचेत, समझदार और अपने समय को जानने वाले लोग, अगर उन्हें नाटक पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और हम अपने आप को जवाब दे पा रहे हैं कि इस समाज में रह के और अपने समय के सवालों का जवाब हम दे पा रहे हैं, अपने लोगों से मतलब हम जिस समाज में, जिस परिवेश में रह के हम इनकी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम सार्थकता वो होगी, ना कि किसी वजह से, किसी गलत चीज के चले जाने से जो समाज के जो मस्तिष्क घायल हो चुके हैं, या किसी का किस्म का परवर्जन आ गया है या विकृति आ गई है, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि हो सकता है कि हम एक अत्यंत अश्लील या बहुत फूहड़ प्रसंग से किसी नाटक में अपार लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सामूहिकता को, हमारे आज के सवाल उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या हमारी जो सामूहिकता है उसको क्या हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? बात इसकी है। कसौटी वही होगी कि बेहतर समाज की आकांक्षा के लिए हमने क्या किया। और आलोचक या समालोचक जिनके साथ मैंने बहुत ज्यादा थिएटर किया, सचिन तिवारी जी कहा करते थे कि कई बार खराब रिपोर्ट, समीक्षा तो दुर्लभ है, समीक्षा तो आती नहीं है, ना ही दैनिक समाचार पत्रों में और ना ही किसी अन्य माध्यमों को, जगह ही खत्म हो गई, उसका स्पेस खत्म हो गया। कभी कभार अंग्रेजी के अखबार में, हिंदी के किसी अखबार में समीक्षा सही अर्थों में कहा जाए वो दिख जाती है। तो वो कहा करते थे कि किसी समीक्षा से, आलोचना से हिंदी में तो ना एक दर्शक घट रहा है न बढ़ रहा है। हमारी जवाबदेही उसके लिए हो जो हम पे भरोसा कर रहे हैं, दर्शक, उनके लिए हम जिम्मेदार हैं, और वही हमारे मानक है, वही हमारी कसौटी है, और उन्हीं की परख हमारे काम आएगी। इस बीच में अगर रंग यात्रा में कोई समीक्षक आपको नोटिस ले ले और जब कोई लिख रहा हो तो उसे उस सीमाओं को भी जानना होगा, जज करने के पहले या कोई फ्रेम बनाने के पहले उसकी जो निर्मिति है, जो प्रक्रिया है, उसको भी जानना होगा। ना कि कहते हैं कि वो एक बहिर्जगत देख के तय कर दे। अगर वो जिम्मेदार समीक्षक होगा तो उसका अंतर जगत भी जानने की चेष्टा करेगा, किसी भी आर्टिफैक्ट का, किसी भी कला का, किसी भी कृति का, चाहे नाट्य कृति हो चाहे वो कोई भी कृति। लेकिन इतने सजग समीक्षक या आलोचक वाकई मतलब ये भी एक पीड़ा की बात है कि हैं कहाँ इस दौर में, तो जो थे बहुत दुर्लभ हो गए हैं, दुर्लभ हो गए। तो बिल्कुल सही बात है। प्रवीण जी, आपने अपनी संस्था का नाम ही बैक स्टेज रखा है, तो रंगमंची अवधारणा में नेपथ्य कितना अनिवार्य अंग है? ये मतलब उसकी इस नामकरण के पीछे किस तरह की अवधारणा रही है, किस तरह की सोच लेके आपने ये नाम रखा? ये नाम बैक स्टेज रखे जाने के पीछे कोई बहुत गहरी सोच या ऐसा कुछ नहीं रहा है। केवल एक ये शब्द बहुत कैची लगा और बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, और बिना जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वहां से गुजरे बिना मंच तक जाना असंभव है। तो इसीलिए एक नाम रख लिया गया बैक स्टेज। और पहला कारण तो यही था कि ये वर्ड बड़ा कैची है, बहुत चलता है, और ये भी लगा कि जब मैंने इसे नाम रखी और मैं जो संस्था के जो कुछ
सीनियर साथी हैं, उनके बीच में इस नाम का आया। पहले ये भी पता करने की कोशिश की गई कि क्या इस तरह के नाम और हैं कि नहीं है। जब ये लग गया कि और कहीं जहां हम जानते हैं जो हमारी सीमाएं हैं वहां ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो नाम रख लिया गया। और नेपथ्य कर्म अब के आधुनिक रंगमंच में कितना महत्व का है, यहां तक कि निर्देशन भी तो नेपथ्य कर्म का ही हिस्सा है, उसकी परिकल्पना भी नेपथ्य कर्म का हिस्सा है। नाटक जो नाटककार जिन चरणों से गुजरती है पूरे नेपथ्य कर्म का हिस्सा है, महत्व का है। अगर इसको जानना हो, परखना हो, तो हम लोगों को, या आपने तो बहुत अच्छे से देखा है, जाना है, समझा है, जो एकदम से रंगमंच में नए आए साथी हैं, उन्हें कोरस रेपर्टरी थिएटर के नाटकों को देखना चाहिए। उनके नाटकों में जितना अभ्यास अभिनेता करते हैं उतना ही या कई बार उससे ज्यादा भी जो मंच के पीछे के लोग होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, वो भी करते हैं। इसलिए जो समग्रता में जो प्रस्तुति बन के आती है, तो एक पूरे कालखंड में, पूरे रंगमंच के परिदृश्य में उसका एक बड़ा सिग्नेचर बन जाता है ऐसी प्रस्तुतियों का। और हम सब लोगों ने शुरुआत नेपथ्य कर्म से की है, रास्ता वही जाता है, मंच की ओर रास्ता वही ले जाता है। अगर बहुत नाट्यशाला के आर्किटेक्चर से देखें तो ग्रीन रूम या विंग्स से या विंग्स के स्पेस के पास से गुजर के वहां जाएंगे, जो बैक स्टेज ही है। पहला कारण तो यह था कि नाम बहुत कैची है, इस तरह का नाम और कहीं नहीं है, तो चलो यही नाम रखते हैं। लेकिन मतलब हम जैसे लोग जब आज ऐसे देखते हैं ना, तो लगता है कि जिसने नेपथ्य को इतनी प्राथमिकता दी, मंच पे आसीन मंच के अभिनेता की तो हर कोई बात करता है, लेकिन नेपथ्य का नाम ही जिस संस्था में हो तो उसके मतलब उसकी मूल्यता पता चलती है, उसकी गुणवत्ता पता चलती है कि उसकी सोच किस तरह की है। क्योंकि नेपथ्य के बगैर तो मंच पे कोई आ ही नहीं सकता। और जैसा आपने कहा कि उस गलियारे से गुजर के ही, नेपथ्य से ही तब मंच पे आना होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात आपने की। प्रवीण जी, आपने पहला नाटक कौन सा डायरेक्ट किया था और उसकी क्या अनुभूति थी, क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा अनुभव? पहला नाटक जो मैंने किया था वो था समरथ को ने दोष गुसाई। एक यहाँ पे मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब MNIT हो गया है और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है प्रयागराज में, आप जानते ही हैं। वहाँ यूथ फेस्टिवल हो रहा था कलरव। मेरे एक साथी जो बाद में भारतीय नाट्य अकेडमी गए, वहाँ पढ़ाई करने के बाद मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रजेश व्यास वो। और हम लोगों ने, 2 लोगों ने पहले सोचा कि यार यहाँ कुछ किया जाए नाटक, और 2 और साथी हम लोगों ने जोड़े, विनय श्रीवास्तव और विवेक सिन्हा। हम 4 लोगों ने जन नाट्य मंच की किसी स्मारिका में एक नाटक छपा था, समरथ को ने दोष गुसाई। हम लोगों ने उसका अभ्यास शुरू किया और जाके वहां पे प्रस्तुत किया। वहां पर इलाहाबाद की उस समय की बहुत लोकप्रिय और चर्चित नाट्य संस्था अंकुर नाट्य समिति की ओर से एक नाटक प्रस्तुत किया गया। शायद नाटक का नाम किराए का मकान था या मकान नंबर 144, इन्हीं 2 में से कोई एक। नहीं, किराए का मकान, किराए का मकान। और हम लोग जिन्हें उस समय के इलाहाबाद में जिन्हें मतलब स्टार या सुपरस्टार मानते थे, वो सब लोग उसमें अभिनय कर रहे थे। उन लोगों को वहां देखकर हम सबका दिल बैठने लगा था कि वह चलो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे करते हैं, करके निकल लिया जाएगा। और जो मेरी टीम के वरिष्ठ साथी हैं और मेरी जानकारी में जो जहां तक मेरी नजर अब तक गई है, हिंदी भाषा के अभिनेताओं में आलोक सिंह, उनमें मैंने
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पाया है, जितना मेरा एक्सपोजर रहा है। आलोक सिंह से मेरी पहली मुलाकात उसी ऑडिटोरियम में हुई, अपना नाटक खेलने के बाद। इन लोगों ने जब नाटक प्रस्तुत किया, हम लोगों ने क्या किया, ठीक ठीक वो विजुअल्स मुझे याद है, वो दृश्य मुझे याद है कि उसमें हो सकता है कहीं कुछ अनगढ़पन रहा हो, मुझे लगता है रहा ही होगा, कच्चापन भी रहा होगा, लेकिन जो मासूमियत थी और जो ईमानदारी थी वो पूरी 24 कैरेट की थी। ये शायद निर्णायकों को भी लगा होगा। जब ये नाटक किराए का मकान या मकान नंबर 44, जब आलोक कुशवाहा, अजित विक्टर, राजीव शर्मा, मीना उरांव जी ने, इन सब ने किया, तो लगा कि हम जैसे लोग गलत जगह पर आ गए और हमें इस युवा प्रतियोगिता में, युवा महोत्सव में आना नहीं चाहिए था। उसमें और भी नाटक आए थे दिल्ली से, शायद किरोड़ीमल कॉलेज या लेडी श्री राम और आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, ऐसे भी टीम से सब ने नाटक किया। बाद में जब परिणाम आया तो उस नाटक का बेस्ट डायरेक्टर मुझे मिला और बेस्ट प्ले हमारे नाटक को मिला और बेस्ट एक्टर चारों अभिनेताओं को सामूहिक रूप से मिला। ठीक यही बात कुछ साल बाद आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि में दोहराई गई। फिर लगा कि जब ये हुआ तो किसी भी मतलब सुखद आश्चर्य से कम नहीं था, और पहले नाटक को इस तरह से नोटिस ले लिया जाए इतने बड़े मंच पर। हो सकता है कि उन्हें निर्णायकों को क्या अच्छा लगा हो, नाटक की कहानी या नाटक कहने का ढंग, या लोगों में, हम लोगों में कोई ताजगी दिखी हो। तो वो नाटक हमारा पहला था। और उसके बाद दूसरा नाटक हवालात था, जिसे हमने पहला शो उसका आईआईटी कानपुर में किया था, वहां भी यूथ फेस्टिवल में। तो आपने कई ऐसे नाटक, अभी आपके कई नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, 30 मार खां, खारू का किस्सा, हवालात, इनके तमाम शोज लगातार हो रहे हैं। तो ये मतलब शहर के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि मतलब ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा रंगमंच शहर का जो बाहर तक जा रहा है। अलग अलग, अभी आपकी नाट्य समारोह किया गया आपका उज्जैन में, तो ये एक उपलब्धि है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा, एक अनवरत यात्रा आपकी चल रही है रंगतर में। अब कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ख्वाब जो अधूरा सा है? बहुत सारे सपने हैं, एक हो तो गिनाऊं। लेकिन कोई एक, देखिए सोते सपने तमाम हैं, लेकिन कोई एक मचलाता है, कभी झंझोड़ता रहता है, कोई एक अपना एक चरण ले लेता है। बिल्कुल, एक ही मन में जो बड़ी बात हमेशा कौंधती रहती है, तो ये कि जब मैं ना रहूं तो भी बैक स्टेज रहे, यानी बैक स्टेज समूह रहे और इसमें लोग रहें और उनके लिए एक आर्थिक सुरक्षा रहे कि ये समाज, ये देश इस तरह से उन्हें सहेजे कि वो खुद जिंदा रह सकें और साथ साथ बैक स्टेज समूह को भी जिंदा रख सकें। और जो मेरी कमाई है, यानी ढेर सारी किताबें, तमाम अखबार की कतरनें या वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, स्मारिकाएं, इन सबको कुछ लोग बचा ले जाएं, जितना दिन भी बचा सके, जब तक बचा सके। और जब वो रहेंगे तभी ये सब चीजें बचेंगी। तो मेरे बाद जो लोग हमारे साथ हैं और इस रंग यात्रा में, बैक स्टेज के बनाने में जिन्होंने अपना समय दिया है, अपना धन दिया है, अपना इमोशन खर्च किया है, अपनी संवेदनाएं लगाई है, ऐसे लोग बने रहे और बैक स्टेज बना रहे,
ताकि एक नाव तो रहे कि जिसपे चल के रंग यात्रा में, इसके प्रवाह में शामिल रहा जा सके। बाकी अलग अलग सपने हैं नाटकों को लेके, जीवन को लेके तो होते वो ही। तो अभी तो अनंत बड़ी है। ख्वाहिश नहीं इस तरह। सपने तो बहुतेरे होते हैं, लेकिन मैंने वही चाहा था, लेकिन आपने बहुत ये मतलब ऐसी बात कही, और ये सपना बिल्कुल सच होना चाहिए। जो आदमी इतना कर्मशील होके इतने संघर्षों में, इतने विपरीत परिस्थितियों में एक संस्था को इस मानक तक लेके जाता है, तो उसकी चाहत बिल्कुल यही होनी चाहिए कि उसके बाद भी ये और संस्था चिंता भी इसी चलती बात की होती है, और इसी बात की फिक्र भी होती है कि जब मैं अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ, या जहाँ पर बैक स्टेज का जो स्टोर रूम है वहां पे जाता हूँ, या जो बैक स्टेज के पास कलाकारों को रहने के लिए एक छोटा सा आवास भी है, जब मैं उसमें जाता हूँ तो देख के यही पहला सवाल और यही पहली चिंता मन में आती है कि क्या ये सब बचा रहेगा, या इनको समझने वाला, या ऐसे लोग रहेंगे कि ऐसे में कहूँ कि कभी मेरी आत्मा भटकती हुई यहाँ तक आए तो इन सबको ऐसे देखे। बड़ी बड़ी संवेदना भरी बातें कर रहे हैं आप। लेकिन प्रवीण शेखर को अगर पुनर्जन्म मिलता है तो प्रवीण शेखर क्या चाहेंगे? मुझे पता नहीं कि मैंने एक ही जीवन देखा है, देख रहा हूँ, इसी की स्मृति मेरे साथ है। लेकिन रंगमंच करूं ना करूं, मुझे लगता है कि मुझे किसी भी कला माध्यम का प्रैक्टिशनर मैं होना चाहूंगा, क्योंकि एक समानांतर जीवन आपको कोई भी कला आपको देती है, और सपने देखना सिखाती है कोई भी कला, और उस रास्ते पर चलना भी सिखाती है कोई भी कला। तो इतनी ही सी मतलब है कि अगर पुनर्जन्म होता है या हो, मुझे पता नहीं है कि ऐसा होगा या होता है कि नहीं है, तो किसी भी कला माध्यम का जीवन में, जीवन के एक सूत्र में कोई भी थिएटर का या लिटरेचर का या किसी भी फाइन आर्ट्स का, म्यूजिक का कोई तत्व शामिल रहे। मतलब 5 तत्वों के साथ एक तत्व ये भी मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा। बहुत ही अर्थपूर्ण, संवेदना भरी और सार्थक बातें हो रही हैं, और देखिए कि इन बातों में पता नहीं चला हम अपने समय के उस कगार पे आ गए कि बहुत से इसकी सवाल आधे वजह अधूरे रहे। हाँ जब समानुभूति होती है तब ऐसा होता है जी कि जी जी। आपसे, क्योंकि आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, कवि हैं, तो जो कहते हैं एम्पैथी, जब एम्पैथी समानुभूति जब दो तरफा होती है तब से कहते हैं कि जी खोल के बतियाने का जी चाहता है। और मजे की बात है कि हम दोनों एक ही जिले के हैं, तो हमारी माटी वही है, हमारे शब्दकोश वही है, हमारी भाषा, हमारी परवरिश वैसी हुई है, तो हम लोग कहीं एक समकक्ष आते हैं। और मैं तो तुम में बहुत संभावनाएं ढूंढता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मैं खुद को बहुत ही मतलब इस बात का फक्र गुमान करता हूँ कि मैं तुमको जानता हूँ, या तुम अरे नहीं, ये आपकी हमारे साथ मेहरबानी मेरा है। नहीं, बिल्कुल आपका बड़प्पन है, आपका नहीं बड़प्पन है। नहीं, ये तुम्हारे काम की बात है, तुम्हारे व्यक्तित्व की जैसे बात है। रस निष्पत्ति में अगर रस दर्शक के मन में नहीं है तो निष्पत्ति कहाँ से होगी? तो ये सब आपके अंदर की खूबी है जो आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके अंदर ना होता तो कहाँ से देख पाते, आप कहाँ से सुन पाते? ये तो संवेदना और ये सलाहियत
समझदारी आपके भीतर है, इसीलिए उसकी खोज आप मुझ में कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन समय हमारा लगभग होने जा रहा है। एक अलग से बिल्कुल बात, क्योंकि आजकल देखिए थोड़ा सा ग्लैमर का प्रभाव करें या जैसे भी नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। पहले गिनतियों में होते थे कि भाई नाटक करने वाले यही 5-6 लड़के हैं जो घूमते हैं शहर में, वो कभी इस संस्था में जा रहे हैं, कभी उस संस्था में जा रहे हैं ये। लेकिन अभी हर संस्था के पास अपने बच्चे हैं या अपने कलाकार हैं। तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको कुछ एक अपना, क्योंकि एक अनुभव एक संस्था चलाते हुए तुमने महसूस किया है, तो तुम कुछ कहना चाहोगे आने वाले इस पीढ़ी के कलाकारों को? कुछ ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात कहना चाहो? नसीहत तो नहीं, लेकिन एक जो एक बात मैं उसे साझा करना चाहूंगा, वो ये कि वो किन्हीं भी कारणों से आ रहे हैं, रंगमंच को एक लॉन्चिंग पैड या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म समझ के आ रहे हैं, ठीक है, उनके निर्णय का स्वागत है। लेकिन जब वो एक कला माध्यम से जुड़ रहे हैं तो उसकी जो शर्तें हैं, इसकी जो बुनियादी शर्तें हैं, उसके समझ कर आए, या यहाँ पर अगर रहें तो अपनी ग्रूमिंग के लिए या अपनी बेहतरी के लिए या इस माध्यम में रहकर अच्छा करने के लिए जो चीजें रंगमंच डिमांड करता है वो उसे पूरा करने की कोशिश करें। रंगमंच से डिमांड करना तो ठीक है, हम यहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे, लेकिन उस ट्रेनिंग के पीछे रंगमंच ये भी डिमांड करता है अनुशासन, अध्ययन, मनन, विचार, श्रम आदि आदि आदि। तो रंगमंच कोई एक एक्टिंग कैप्सूल नहीं है कि आप आए और निगल लें और अभिनेता बन जाएं। एक जो ट्रेनिंग है, जो पूरी प्रक्रिया में जो चीजें शामिल रहती हैं, जिन चीजों से एक बेहतर कलाकार बनता है, वो कौन कौन से तत्व हैं, उनको साधने की, उनका अभ्यास करने की चेष्टा करनी चाहिए। चाहे वो अध्ययन की बात हो, उसके अभ्यास की बात हो, या अनुशासन की बात हो, या अभिनय करने की जो शॉर्टकट समझने की भूल ना करें वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं वो हूँ कि बिल्कुल कि इसको शॉर्टकट मान के या इस तरह से इसको सिर्फ अभिनय का क्षेत्र मान के, क्योंकि रंगमंच एक पद्धति है, एक जीवन देती है, एक जिंदगी का पूरा सार है। तो उसको ऐसे ही 2-4 जुमलों में या 10 दिन 15 दिन की कवायद में नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है, एक अनवरत अभ्यास है, जो अगर इस तरह का सोच के लोग आते हैं तो फिर एक नई पीढ़ी एक नए आवाहन पे जाएगी। प्रवीण, बहुत आनंद आया आप भारतीय नाट्य अकादमी के इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि मुझको पाना है तो मुझ में उतर कर देखो, मुझको पाना है तो मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारों से समुंदर नहीं देखा जाता। तो प्रवीण शेखर अपने आप में एक समुंदर हैं। इनको जिन्हें भी देखना है करीब जाके इनके कार्य को देखें, इनके बिंब को देखें, इनके दृश्य रूप को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि प्रवीण शेखर कौन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, आपका और भारतीय नाट्य अकादमी का बहुत धन्यवाद।